कॉमर्स एक्सेस मार्केटिंग। आज का हमारा टॉपिक है कि प्राइस एडजस्टमेंट किस तरीके से करती है कंपनी और प्राइसेस में मतलब क्या क्या फेरबदल कर सकती है। एक बार प्राइस अगर हमने प्राइसिंग में पढ़ा था ना कि कंपनी एक बार प्राइस अगर स्टैंडर्ड को कर दिया कि आज हमारा 50 रुपीज़ प्राइस है, तो क्या ज़िंदगी भर 50 रुपीज़ में अपना प्रोडक्ट बेचेगी? नहीं, वो अपने प्राइस को क्या कभी कभी डिस्काउंट पे देती है, कभी बढ़ा देती है, कभी एकदम से आप देखोगे कि 50 के पे 45 काट के लिख देती है, या फिर कभी उसको 55 कर देती है और उस समय पे आपको बताती भी नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, हमने कॉमर्स एक्सेस में पूरा एक बैच लॉन्च किया हुआ है, हमारा इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, हिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड सीआरएम। ओके, तो हम अपना काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो, बहुत ही पहली बार, तो प्लीज़ हमारे पीछे वाली वीडियोस को देखिए और उनको लाइक करिए, शेयर कीजिए दूसरों तक और उनको बताइए किस तरीके से हम लोग कॉमर्स एक्सेस एक फ्री बैच आप लोगों को दे रहे हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए यार, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि हमने देखा था हमारी लास्ट वाली क्लास में कि प्राइसिंग क्या है। ठीक है, प्राइस किस तरीके से सेट किए जाते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, या फिर कंपनी किस किस मतलब अपने दिमाग में मोटिव्स को लेके आती है कि हमें ज़्यादा प्राइस रखना है, कम प्राइस रखना है, कब कितना प्राइस रखना है। ये सब कुछ हम लोग लास्ट वाली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर आप हमारे इसी वाली वीडियो पर डायरेक्ट आए हो तो प्लीज़ पीछे वाली वीडियो को जाके देखो जिसका नाम है क्या है, प्राइसिंग मेथड्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस वाली क्लास में हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा वो इसके प्राइसिंग के इर्द गिर्द ही घूमेगा। तो आप ये समझो कि ये प्राइस का एक छोटा भाई है। आज वाली क्लास प्राइसिंग का एक छोटा वाला भाई है। तो इसका जो मेन मोटिव रहेगा वो यही रहेगा कि हम प्राइस एडजस्टमेंट, जो हमारी स्ट्रैटेजीज रहती हैं, किस तरीके से कंपनी प्राइस को बदलती है, घटाती है, बढ़ाती है, आपको डिस्काउंट किस टाइप पे देती है। ठीक है, किसी एक कस्टमर के लिए कुछ स्पेशल प्राइस रखती है, आपके लिए ज़्यादा रखती है, ऐसा क्यों करती है कंपनी। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास के साथ। तो सबसे पहले हमारा आता है प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज, जो कि आज हमारे टॉपिक का भी नाम है। तो प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज क्या कहती है? द जॉब रिलेटिंग टू प्राइसिंग डज नॉट एंड वंस द बेसिक प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हैज़ बीन अराइव्ड एट। ठीक है, तो ये कहता है कि हमारी जो प्राइसिंग की जो जॉब थी वो सिर्फ और सिर्फ तभी ख़त्म नहीं हो जाती जब क्या है कि हमारे प्रोडक्ट पे हमने कि हाँ भैया ठीक है, आपका फ़ोन है 10,000 रुपये का, बस अब मार्केट में ख़त्म। ठीक है, ऐसा नहीं होता। जबकि क्या होता है, ये तो बस आपकी एक स्टार्टिंग है। मतलब आप कहते हो ना कि समुंदर के पार जाना, तो समुंदर में अगर कूदोगे तो समुंदर में कूद के आपने अगर तैरा थोड़ा बहुत, तो क्या ये आपकी उस समुंदर को आपने पार कर लिया? नहीं, ये तो बस आपकी शुरुआत ही। अभी तो आपको ये दरिया है पूरा पार करके जाना है। तो वही है कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट का अपना प्राइस रखते हैं, मान लो फ़ोन का 10,000 रुपीज़ प्राइस रखा है, तो बस यहाँ से हम क्या करें, अपने मार्केट में एक छलांग मारी हमने। अब कभी हमें अपने कॉम्पिटिटर्स का प्राइस देखना है, कभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को देखना है, कभी हमें अपनी डिमांड को देखना है, कभी सीजन्स देखने हैं कि भैया किस सीज़न में डिमांड हाई रहती है, कब हम उसको डिस्काउंट पे डाल सकते हैं, कब हम इसको प्राइस स्कीमिंग में डाल सकते हैं। तो भैया बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक आपकी स्टार्टिंग है। अब हमको प्राइस एडजस्टमेंट करना है, तो ये हमारा क्या है, एक आगे की बहुत बड़ी मतलब फर्दर प्रोसेस है। ओके, चलो। देयर मे बी सिचुएशंस लाइक चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल। ये प्राइसेस होना था, प्रिंसेस हो गया गलती से, ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो यहाँ पे भी आप इसको क्या कर लोगे, राजकुमारी को काट के आप इसको प्राइसेस कर लेना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, आप इसको प्राइसेस कर लेना। ऑफ रॉ मटेरियल्स, गवर्नमेंट टैक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ईटीसी, वेयर इट मे बी नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स। क्या होता है कई बार कि हमारे यहाँ पे सरकार क्या करती है, कुछ अपना मतलब पॉलिसीज लेके आई। ठीक है, जैसे अभी जीएसटी हमारा आया, तो जीएसटी में क्या किसी चीज़ों का प्राइस घट गया, किसी चीज़ों का बढ़ गया। क्यों? क्योंकि कभी कहीं पे 5%, कहीं पे 12%, कहीं पे 28%, कहीं पे 18%, इस तरीके से अलग अलग टैक्स स्लैब्स आए। ठीक है, तो कुछ प्रोडक्ट्स का हो सकता है कि हमारा टैक्स रेट बढ़ गया हो। जैसे अगर हम रेस्टोरेंट्स की बात करें, तो रेस्टोरेंट में क्या किया सरकार ने, सर्विस रेट्स जितना था उसका मतलब लगभग हाफ ही कर दिया जीएसटी में लाके उसको। बट क्या हुआ कि जब रेस्टोरेंट वालों ने देखा यार सरकार तो अपना रेट कम कर रही है, बट क्यों ना हम अपना प्रॉफिट को इंक्रीज कर दें, तो उसने क्या किया, अपने प्राइजेस को बढ़ा दिया और उसी प्रोपोर्शनेट में बढ़ाया कि लोगों को लगा ही नहीं कि जीएसटी आने से कुछ भी क्या हुआ, रेट कम हुआ है। तो इस तरीके से क्या करती है कंपनी, आपके साथ में धोखा भी कर सकती हैं। फिर उसके अंदर अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, मान लो कि जैसे इस साल बारिश नहीं हो रही, अभी हम लोग देख रहे हैं ना बारिश नहीं हो रही है, तो अगर बारिश नहीं हो रही तो क्या होगा कि हमारे एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका रेट क्या होगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। और जब हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का रेट इंक्रीज़ कर जाएगा तो सब चीज़ों के ऊपर महंगाई बढ़ने लग जाएगी, और जैसी महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा, रॉ मटेरियल
महंगा हो जाएगा। रॉ मटेरियल महंगा होने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगी, कॉस्ट इंक्रीज होगी। जब कॉस्ट इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से क्या, कंपनी को भैया अपना प्रोडक्ट में महंगा पड़ना पड़ेगा। उसके वजह MRP छप के आता है ना 10 रुपये पर प्राइस, अब वो 15 रुपये पर उसको कर देगी प्रोडक्ट को, है ना। ये सब चीज़ें होती हैं। फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, अगर देखो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वैसे तो आप इन्फ्लेशन में ही काउंट कर लो, बट इन केस कि आपकी ट्रेड यूनियंस हैं, ठीक है, तो ट्रेड यूनियंस में क्या उन्होंने कहा कि भैया हमको डेली का जो वेजेस है वो हमको चाहिए 500 रुपये, या फिर अगर आप मिनिमम वेजेस हमारा करोगे तो कितने रुपये, 500-600 रुपये करो, ठीक है। या फिर हमारी मिनिमम सैलरी रखो महीने की कितनी, 12,000 रुपये, जो पहले 10,000 होती थी। तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गई, या फिर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। जैसे अभी आप देखोगे कि चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, ठीक है। रिसेंटली बहुत एग्जांपल देते हैं, तो क्या है वो कोई मतलब रॉ मटेरियल महंगा नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने कोई टैक्सेस नहीं बढ़ाया, बट तब भी इन्फ्लेशन हाई होगा। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ गई है। आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट इतनी महंगी हो गई, 100 रुपये पेट्रोल है, लगभग 100 रुपये ही डीजल है, तो क्या होगा, लोग वैसे पैसा तो उतना नहीं है, तो चीज़ें महंगी हो गई। वेयर इट मे बी नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स। इन केस इन फ्यूचर में आपकी जो पेट्रोल डीजल की प्राइसेस अगर कम हो जाते हैं तो क्या होगा, आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन की, और आपका प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, सस्ता हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई ये चीज़। देखो डीप में जाकर आपको एक चीज़ समझा दी मैंने किस लिए होता है। एक मतलब मैं तो कहता हूँ कि क्लास यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि आपको एक एक ओवरव्यू देती है ना हर एक चीज़ का, कि प्राइसेस क्यों इंक्रीज हो सकते हैं, क्यों डिक्रीज हो सकते हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस किस तरीके से काम करते हैं, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस किस तरीके से काम करते हैं आपके साथ में। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग तो आगे भी क्लास अपनी पढ़ेंगे। तो कई बार आपने देखा हो कि हमको डिस्काउंट मिलते हैं मार्केट में, है ना। जब हम लोग मार्केट में जाते हैं, क्या फ्लिपकार्ट पे अगर मार्केट में नहीं भी जाओ, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन को ही देखो, 15 अगस्त की सेल, 26 जनवरी की सेल, दिवाली बोनस, पता नहीं क्या क्या तरीके के ऑफर्स आते रहते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि आप लोगों को क्या मिलते हैं, डिस्काउंट मिलते हैं, ठीक है। और वो डिस्काउंट का आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद के हालांकि ये तो आपके ऊपर है ना कि आप प्रोडक्ट खरीदो ना खरीदो, कंपनी तो भैया अपनी चीज़ों को लुभाएगी और आपसे चाहेगी कि आप उसका प्रोडक्ट खरीदो, तभी तो उसका प्रॉफिट होगा और वो आगे इंक्रीज कर सकती है ना कंपनी। चलो देखते हैं तो कंपनी आपको किस तरीके से, कंपनी आपको कुछ तरीके से डिस्काउंट्स देती है। एक आपको देती है क्या, कैश डिस्काउंट, ठीक है। फिर आता है आपका क्वांटिटी डिस्काउंट्स, देन आता है आपका ट्रेड डिस्काउंट्स। तो ट्रेड डिस्काउंट में ज़्यादातर किसका मिलता है, रिटेलर्स का, फिर मैन्युफैक्चरर को, जो आप लोगों को नहीं मिलता। और सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रहता है वो हमारा क्या रहता है, सीजनल डिस्काउंट, जो हम लोग देखते भी हैं और हमको पता भी लगता है, हाँ भैया हाँ सही बात है, इस सीज़न में, गर्मियों के सीज़न में सर्दियों के कपड़े सस्ते, सर्दियों के सीज़न में गर्मियों के कपड़े सस्ते। एसी की डिमांड कम है कब, सर्दियों में, तो उस समय पे एसी सस्ती। और अगर फ्रिज की डिमांड क्या है, गर्मियों में ज़्यादा है, तो गर्मियों में फ्रिज के प्राइस भी ज़्यादा। चलो आगे देखते हैं अपना डिस्काउंट एंड अलाउंसेस, ठीक है। तो डिस्काउंट देखो सबसे पहले कैश डिस्काउंट होता है। अब ये क्या है, डेफिनेशन पर नहीं जाएंगे, डेफिनेशन बहुत बड़ी है। तो क्या कि जैसे आपने मानो कि क्या किया, आप लोग तो मतलब डेली में सामान खरीदते होगे, आप में से कोई ऐसा है बंदा जो होलसेलिंग या फिर रिटेलिंग का काम करता हो। अगर वो करता होगा तो उसको पता होगा कि अगर आप रिटेलर से, मतलब आपकी दुकान है, ठीक है, आप होलसेलर से 10,000 रुपये का सामान आपने खरीदा और आपने उससे कहा कि भैया मैं 15 दिन बाद पेमेंट करूँगा, तो वो होलसेलर क्या करेगा, आपको 10,000 रुपये का सामान 10,000 में ही देगा। बट इन केस आप ये बोलते हो कि भैया मैं क्या करूँगा, मैं आपको 10,000 कैश में दे दूंगा, तो क्या कहेगा, वो कहेगा 10,000 कैश में दोगे, ये लो 9,500 रुपये देना, कोई बात नहीं, लेकिन आप कैश में दे दो, ठीक है। इस तरीके से कैश डिस्काउंट्स मिलता है। और चीज़ें मैं आपको बताऊं कि आप लाजपत नगर गए, ठीक है, दिल्ली में मार्केट है बहुत अच्छा, तो लाजपत नगर आप गए, तो लाजपत नगर आपने क्या, वहाँ पे एक बोर्ड टंगा हुआ था, 10,000 का सामान खरीदो 1,000 का क्या सामान फ्री, ठीक है, 5,000 का सामान खरीदो 500 का सामान फ्री। तो इस तरीके से क्या एक्चुअली में क्या आपको वो 500 का सामान फ्री में दे रहा है, नहीं, वो आपको क्या कर रहा है, वो आपको एक तरीके का कैश डिस्काउंट दे रहा है। मतलब उसने प्राइजेस को अपने इस तरीके से लगा रखा होगा कि वो 5,500 का सामान होगा, बट उसने 5,000 को उसको कर दिया और 500 रुपये आपको क्या कैश का डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कैश डिस्काउंट होता है। या फिर कई बार क्या होता है कि 1,000 से 10,000 से ऊपर का सामान और 10% आपको डायरेक्ट क्या करेगा कंपनी माइनस करके, और आपको 9,000 रुपये ही पे करने हैं मैडम, और आपको क्या कि आपको 1,000 रुपये का सामान फ्री में मिल गया, आपको तो मज़ा आ गया, ठीक है, तो बड़ा मज़ा आ जाता है। ऐसा किस में ऑफर आता है, हाँ, एक यहाँ पे है फैक्ट्री क्लब करके है शायद, तो उसमें ऐसा हर साल ऑफर्स आते हैं कि मतलब आप 5,000 का सामान खरीदो और आप 3,000 रुपये पे करो, इस तरीके से कुछ ऑफर चलते हैं।
तो चलो आगे चलते हैं हम लोग। क्या क्वांटिटी डिस्काउंट, तो क्वांटिटी डिस्काउंट में तो बहुत ज़्यादा ईजी है कि आप लोग क्या करोगे, आप लोग मतलब कि 10 सामान खरीदो और एक सामान क्या ले जाओ, फ्री ले जाओ, है ना। देखे होंगे ना इस तरीके के तो बहुत ज़्यादा ऑफर्स रहते हैं, एक के साथ में एक फ्री, इस तरीके से रहता है हमारा। तो चलो क्वांटिटी डिस्काउंट की इतना मतलब समझाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या इसमें कॉस्ट पर ही, अब चलो डेफिनेशन पढ़ लेता है। A quantity discount is an incentive offered to a buyer that results in a decreased cost per unit of goods or materials when purchased in greater numbers. A quantity discount is often offered by sellers to entice customers to purchase in larger quantities. जब देखो, जब आपने मतलब ऐसा क्या देता है कि आप 10 प्रोडक्ट खरीदोगे, हम आपको क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट फ्री दे देंगे। कैश डिस्काउंट में क्या करेगा, 10,000 रुपये का सामान खरीदोगे 1,000 रुपये कम कर देंगे, 9,000, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, आपको 10,000 रुपये का 10 सामान खरीदो, एक सामान हम आपको फ्री दे देंगे, या फिर 10 सामान खरीदो और 9 आप पेमेंट कर दो, कितने का, सिर्फ 9 का। इस तरीके से चलता है। तो कैश डिस्काउंट हो गया, क्वांटिटी डिस्काउंट हो गया, ठीक है। फिर आता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या है कि ये तो मेन मोस्ट ऑफ द टाइम होलसेलर्स और रिटेलर्स में ही ज़्यादा प्रचलित या फिर होता है, हम लोग इसको ज़्यादा नहीं देखते। क्या कि आप बड़ी बड़ी क्वांटिटी में, मतलब कि आप 10,000 50,000 का सामान खरीद रहे हो, तो आपको कि मानो कि आपने 50,000 रुपये का साबुन खरीदा, तो आपको उसके साथ में वो 1,000 रुपये का साबुन और फ्री दे देगा, ठीक है। इस तरीके से ट्रेड डिस्काउंट्स होते हैं। फिर आते हैं हमारे सीजनल डिस्काउंट, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं और जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को क्या मार्केट में देखने को ही मिलता है। जैसे आप सर्दियों में गए, कुछ भी मानो आप सर्दियों में अगर एसी खरीदने के लिए गए ना, तो उस पर आपको कम से कम 10,000 रुपये या 5,000 तक का क्या मिल जाता है, ऑफ मिल जाता है। और वहीं अगर आप फ्रिज खरीदने के लिए गए गर्मियों में, या फिर एक एसी खरीदने के लिए गए गर्मियों में, तो वो क्या करेगा, आपके ऊपर 1,000 रुपये 5,000 रुपये और एक्स्ट्रा करके लगाएगा, और ये और बोलेगा भैया खरीदना है तो खरीदो वरना निकलो आगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे यहाँ पर लाइन लगी हुई है अभी इस टाइम, क्योंकि गर्मियाँ हैं, सब लोगों को गर्मी लगती है, भैया सबको एसी चाहिए। और दिल्ली जैसी जगह में तो आप बिना एसी के रह भी नहीं पाओगे, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको कि सीजनल डिस्काउंट किस तरीके से होते हैं। फिर अगर हम कपड़ों की बात करें कि कपड़ों में क्या होता है कि आपकी गर्मियों में सर्दियों के कपड़े सस्ते मिलते हैं, और सर्दियों में क्या गर्मियों के कपड़े सस्ते मिलते हैं, है ना। चलो, तो ये चीज़ आपको समझ में आई हमारी कि क्या क्या था हमारे डिस्काउंट्स किस तरीके से होते हैं। फिर आते हैं हमारे अलाउंसेस। कंपनीज क्या करती हैं, आप लोग को अलाउंस भी देती हैं। डिस्काउंट तो एक चीज़ होगी, बट अब क्या है अलाउंसेस में तो दो तरीके से होते हैं। एक होता है हमारा प्रमोशनल अलाउंस, एक होता है ट्रेड इन अलाउंस। तो प्रमोशनल अलाउंस में क्या होगा कि आपको कंपनी मतलब कि उसको प्रमोशन करना अपना, ठीक है। तो ये चीज़ें किसको आपको नहीं मिलेंगी, ये ज़्यादातर किसको मिलती हैं, रिटेलर्स को मिलती हैं। कैसे कि आप अगर उनके प्रोडक्ट को आगे डिस्प्ले करोगे अपने स्टोर पे, या फिर उनका स्टिकर लगाओगे, तो वो आपको मतलब कुछ 10 या 15 प्रोडक्ट्स अपने फ्री दे जाएंगे। कि ये कोई कंपनी थी, नई कंपनी थी, ठीक है, कोई मार्केट में तो ज़्यादा जानता नहीं है उसको, ABC लिमिटेड होगी कोई भी, वो अपना साबुन बनाती थी, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने रिटेलर्स के उसमें गया डिफरेंट, उसने बोला कि भैया आप हमारे इसका ना अपने आगे पोस्टर लगाओ यहाँ पे, ठीक है। दुकान वाले ने मैं नहीं लगाऊंगा, मैं क्यों लगाऊँ भाई, मुझे क्या फ़ायदा, ठीक है। तो कंपनी ने दिमाग लगाया, कंपनी बोली तुम हमारा प्रोडक्ट लगा लो, क्योंकि हम क्या है आप लोगों को, अगर आप हमसे 100 साबुन भी खरीदोगे ना, हम उस पर आपको 10 साबुन फ्री दे देंगे, ठीक है। तो कंपनी का रिटेलर क्या सोचेगा कि यार बात तो सही है, मतलब मुझे तो 10 साबुन का फ़ायदा हो जाएगा, मैं पेमेंट तो 10 की करूँगा ना। और फिर वो रिटेलर क्या बोलेगा, सर थोड़ा और सस्ता करो, बोलेगा ठीक है चलो आपको 15 साबुन फ्री दे देंगे। इसमें क्या होगा, जब 15 साबुन फ्री हो जाएंगे तो उसके 15 साबुन तो ये तो प्रॉफिट है ही उसका सीधा, बाकी का उसका 100 पे उसको जो अलग से प्रॉफिट होगा वो अलग होगा। तो वो रिटेलर क्या करेगा, मान जाएगा, और ये क्या होगा, हमारा प्रमोशनल अलाउंसेस होगा। अब प्रमोशनल अलाउंस फॉर प्लेसिंग कोक प्रोडक्ट्स ऑन स्पेशल डिस्प्ले एट द फ्रंट ऑफ द स्टोर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या रिटेलर्स को क्या मिल जाएगा, प्रमोशनल अलाउंस मिल जाएगा। फिर आता है हमारा ट्रेड इन अलाउंस। A trade in allowance is a reduction of the trade value or sale price of an asset offered for sale by the seller in exchange of the asset owned by the buyer। तो इस वाले केस में क्या होगा, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, आप दूध वाली दुकान पे जाते हो तो वहाँ पे हार्वेस्ट गोल्ड का क्या रखा रहता है, एक ब्रेड का एक वो रखा रहता है टोकनी सा, ठीक है। तो इस वाले टोकनी पे यहाँ पे हार्वेस्ट गोल्ड लिखा रहता है, यहाँ पे हार्वेस्ट गोल्ड लिखा रहता है, पूरे में हार्वेस्ट गोल्ड हार्वेस्ट गोल्ड हार्वेस्ट गोल्ड। तो जब आप सीधा दुकान में घुसते हो तो आपका दिमाग की नज़र किस पे जाती है, हार्वेस्ट गोल्ड पे, और आप क्या करते हो कि भैया मुझे हार्वेस्ट गोल्ड ही देना, ठीक है। और एक एग्जांपल देता हूँ, कोक के फ्रीज देखे होंगे आपने, ठीक है। कोक के फ्रीज वो दुकान वाला खुद नहीं खरीद के लेके आता, उसे कंपनी बहुत ही सस्ते रेट पे प्रोवाइड करवाती है, और जब सस्ते रेट पे प्रोवाइड करवाती है तो वो उससे कहती है कि भैया आप हमारे फ्रिज को बाहर रखो,
ताकि हम आपसे क्या करें कि हमारी तो लोगों की नज़रों में क्या पड़ेगी, नज़र पड़ेगी, प्लस आप लोग को फ्रिज भी मिल जाएगा। तो दुकान वाले भी सोचते हैं सही बात है यार, मुझे तो सस्ते में फ्रिज भी मिल रहा है, ठीक है, और इसका क्या है प्रमोशन होगा तो होगा, ये तो वैसे भी एडवर्टीजमेंट करता ही। ये चीज़ समझ में आपको किस तरीके से प्रमोशन और ट्रेड एंड अलाउंसेस अलग अलग तरीके से मिलते हैं। अब आता है क्या हमारा प्राइसिंग के अलग अलग मेथड्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है ये आता है हमारे ज्योग्राफिकल प्राइसिंग। तो ज्योग्राफिकल प्राइसिंग में देखो क्या होता है कि ना कंपनी मतलब क्या करती है कि आप लोग के प्राइसेस को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। किस तरीके से, देखो हमारा इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, इंडिया मतलब वर्ल्ड की कितनी लार्जेस्ट कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। मैं आपको जीए का भी एक टॉपिक बता ही दिया। तो इसमें मतलब आप मान लो चलो अलग अलग हमने जोन्स डिवाइड कर दी, ठीक है, नॉर्थ इंडिया, यहाँ पे वेस्ट इंडिया, यहाँ पे ईस्ट इंडिया, और यहाँ पे क्या है साउथ इंडिया। कंपनी ने मतलब यहाँ पे यूनिट लगाई अपनी एक, यहाँ पे अपने क्या कर रहा है एक प्रोडक्ट बना रहा है। अब इसको यहाँ से यहाँ पे जब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लेके गया तो इसको कम से कम ऐसे 6 से 7 हज़ार किलोमीटर क्या हो रहा है ट्रैवल करना पड़ रहा है। और जब इसको ट्रैवल करना पड़ता है तो क्या होता है, इसको पेट्रोल लग रहा है, डीजल लग रहा है, और वहीं पे इसको क्या कि यहाँ से इसने दिल्ली भेज दिया, यहाँ से फिर इसने साउथ में भेजा तो इसको अलग वो पड़ रहा है, यहाँ से इसने यहाँ पे भेजा, तो हर जगह पे क्या होगा इसको कॉस्ट अलग अलग पड़ेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की क्या होगा कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है जब ये आसपास के इलाके में भेजता है, ठीक है। और जब लेकिन ये कहीं दूर दराज के इलाके में भेजेगा तो उसकी कॉस्ट क्या होगी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कंपनी मतलब अलग अलग प्राइजेस रखती है अपने, और इससे कंपनी के हम लोग देखते हैं कि कई बार जैसे आपने देखा हो कि आप कोई पहाड़ी इलाके पे गए हो मसूरी वगैरह घूमने के लिए, अब वहाँ पे कभी जाके मैगी खाना, इतनी महंगी मैगी बेचते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है भैया। कि क्यों यार 10 रुपये की मैगी वही 11 रुपये की मैगी यहाँ पे मिल रही है दिल्ली में, और वही 11 रुपये की वहीं पे मिल रही है आपको मैगी, ठीक है, लेकिन बोलो क्या आपको 20 25 30 रुपये में मैगी देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से ना कॉस्ट इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कि वो MRP पे बिक ही नहीं पाता, वहाँ पे लोग मतलब महंगी करके बेचनी पड़ती है उन लोगों को। ये चीज़ समझ में ही आपकी कि ज्योग्राफिकल प्राइसिंग क्या चीज़ होती है। अब देखो आगे पढ़ते हैं। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ एडजस्टिंग एन आइटम सेल प्राइस बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द बायर। समटाइम्स द डिफरेंस इन द सेल प्राइस इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट टू शिप द आइटम टू दैट लोकेशन। मैंने आपको बताया ना कि अगर ये हरियाणा के मानेसर में बन रहा है तो नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, यहाँ पे महंगा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे साउथ में एकदम मतलब कन्याकुमारी में गया तो महंगा हो जाएगा, कश्मीर के आखिरी गाँव में जाके आप बेच रहे हो तो वहाँ पे जाके महंगा हो जाएगा, ठीक है। बट द डिफरेंस में ऑल्सो बी बेस्ड ऑन द वट अमाउंट द पीपल इन दैट लोकेशन आर विलिंग टू पे। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि मसूरी वगैरह में प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, तो हालांकि हो सकता है कि वहाँ पे कुछ प्राइसेस कॉस्ट के भी इंक्लूड होते हों, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे क्या होता है ना कि वहाँ पे लोग विलिंग है पे करने के लिए, इसके लिए क्या है कि प्राइस हाई रख दिए जाते हैं, ठीक है। चलो अब हमारे आते हैं क्या ज्योग्राफिकल प्राइसिंग के कुछ मेथड्स। तो सबसे पहले आता है हमारा क्या FOB। तो FOB का मतलब होता है इन शॉर्ट अगर हम बोलें, आप लोग ना ऐसा करो इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन तो नहीं लिखोगे, वही एक चार्ट बना लो अपना, यहाँ पे लिखो FOB, ठीक है, और यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ लिखना आप लोग, एक एक लाइन का होगा पूरा, ठीक है, इस तरीके से मतलब एक एक लाइन में आगे नीचे बनाते हैं। तो FOB लिखो सबसे पहले। तो FOB में क्या होता है, तो इसमें इसका फुल फॉर्म जो होता है ये होता है हमारा फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है। तो इसमें कस्टमर हैज़ टू बियर ऑल द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, बस इतनी सी चीज़ लिख लो FOB में। यहाँ पे FOB लिखो फ्री ऑन बोर्ड, और यहाँ पे लिखो कस्टमर हैज़ टू बियर ऑल द एंटायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। चलो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। FOB origin pricing simply refers to the pricing method where the purchaser or buyer pays the cost of the shipping। परचेजर मतलब जो हम लोग हैं, बायर जो है वही उसकी क्या करेगा कॉस्ट ऑफ शिपिंग को पे करेगा, ठीक है। तो इसके हम एग्जांपल्स अगर देखें तो इसमें देखो कॉस्ट क्या क्या इंक्लूड होती है कि जैसे आपने ट्रक का खर्चा हो गया, इंश्योरेंस का खर्चा हो गया, ठीक है, सामान आपने उतरवाया किसी लेबर से उसका खर्चा हुआ, तो वो सारा का सारा खर्चा इसमें इंक्लूड हो जाता है FOB में, ठीक है। ये चीज़ में फिर आता है कि हमारा यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग। तो इसमें अगर यहाँ पे आप लिखो यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग इस जगह पे, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप कि सेम प्राइजेस फॉर ऑल द कस्टमर्स, ठीक है, ये चीज़ नोट डाउन कर लो, सेम प्राइजेस फॉर ऑल द कस्टमर्स। मतलब इसमें आपका कस्टमर से कोई भी डिफरेंट प्राइजेस नहीं लिया जाएगा, और जो प्राइजेस जो रहेगा वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहेगा सेम रहेगा, ठीक है।
इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग रेफर्स टू अ ज्योग्राफिकल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी वेयर द कंपनी चार्जेस द सेम प्राइस प्लस freight to all customers whatever may be their location. The company sets the freight charges at the average freight cost. अब देखो इस वाले केस में क्या होता है ना, कंपनी क्या करती है, एक एवरेज सा प्राइस लगा लेती है और एफओबी में क्या करेगी भैया, नॉर्थ ईस्ट के लोगों से अलग चार्ज करेगी, दिल्ली के लोगों से अलग चार्ज करेगी और यहाँ के लोगों से ऐसे। किस तरीके से, एग्जाम्पल बताऊँ मैं आपको एफओबी का। अगर आप दिल्ली में रहते हो ना तो आप देखोगे कि हार्वेस्ट गोल्ड के ब्रेड के ऊपर लिखा रहता है कि इफ़ सेलिंग इन दिल्ली, तो वहाँ पे लिखा रहता है 20 रुपीज़। इफ़ सेलिंग आउटसाइड दिल्ली या फिर अदर स्टेट्स तो वहाँ पे लिखा रहता है 21। क्यों, ये जो 1 रुपीज़ जो है ना ये एफओबी है आपका। ठीक है, समझ में आया, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से एफओबी लगता है। 1 रुपये जो कंपनी बढ़ा के जो बेच रही है ना, ये उसमें एफओबी है, क्योंकि कंपनी का क्या ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट उसमें बढ़ जाता है। फिर आता है कि हमारा यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग, जो मैंने आपको बता दिया कि लोकेशन में क्या करेगी, हर लोकेशन पे वो सेम प्राइस रखेगी और कंपनी इसमें क्या करेगी कि आप लोगों का एक एवरेज सा प्राइस सेट कर लेगी, सो दैट कि लोगों को ये ना लगे कि भैया कि कंपनी वहाँ पे तो अलग प्राइस कर रही है, यहाँ पे अलग प्राइस कर रही है। ठीक है, जैसे कि जनरली यही होता है मार्केट में कि कंपनी मतलब अलग अलग प्राइजेस को ऐसे करके मतलब एक ही प्राइजेस को क्या करती है, यूनिफॉर्म प्राइजेस को सेट कर देती है और फिर वही क्या चलता है मार्केट में, उसका प्राइस चलता है। ये चीज़ समझ में आई आपको। चलो आगे चले, जोन प्राइसिंग। अब जोन प्राइसेस में क्या होता है, कंपनी क्या करेगी, डिफरेंट डिफरेंट जोन्स को डिवाइड कर लेगी। ठीक है, अब इसकी आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, ईच जोन डिवाइडेड इनटू सेपरेट प्राइस जोन्स। लिख लो, ईच जोन इज डिवाइडेड इनटू अ सेपरेट प्राइस जोन्स, कि मतलब कंपनी इस तरीके से, मानो जैसे ये हो गया पूरा नॉर्थ ईस्ट, इसको अलग डिवाइड कर देगी, मतलब जैसे स्टेट्स में डिवाइड कर देगी। मान लो 28 स्टेट्स हैं तो 28 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और फिर सबके लिए क्या करेगी, अलग अलग प्राइजेस को कर देगी। अ प्राइसिंग मेथड इन विच ऑल द कस्टमर्स विद इन अ डिफाइंड जोन और रीजन आर चार्ज द सेम प्राइस। ठीक है, अगर आप डिफाइंड में हो, जिस तरीके से मतलब आप यूपी में हो, ठीक है, तो आपको यूपी में अलग कुछ कॉस्ट प्राइस पे करना पड़ेगा, और अगर आप बिहार में हो तो उसके लिए आपको कुछ अलग कॉस्ट प्राइस पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपका क्या है कि कंपनी का आपकी कॉस्ट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की कम हो जाएगी अगर आप उसी वाले स्टेट में हो और उसी में खरीद रहे हो। तो ये चीज़ समझ में आई। चलो फिर क्या आता है हमारा बेसिंग प्राइस। तो बेसिंग प्राइस में क्या होता है कि कंपनी एक मतलब स्पेशल लोकेशन बना लेती है, ठीक है, और उसी वाले लोकेशन के हिसाब से वो शिपिंग की क्या करती है, फीस को डिपेंड करती है, मतलब उसी ऊपर से लगाती है। कैसे, अब बेसिंग पॉइंट प्राइसिंग इज अ सिस्टम इन विच द बायर पेज अ बेस प्राइस प्लस अ सेट शिपिंग फी डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द स्पेसिफिक लोकेशन। अब कंपनी ने एक अपना बेस बना लिया कि भैया जैसे मानो ये क्या है, कंपनी यहाँ पे फैक्ट्री है, कंपनी ऐसे करेगी 5 किलोमीटर तक कुछ प्राइस, फिर उसके आगे 10 किलोमीटर तक कुछ प्राइस, फिर उसके आगे 20 किलोमीटर तक कुछ प्राइस। जैसा आपने कई बार रेस्टोरेंट्स के ऊपर भी लिखा हुआ देखा होगा कि फ्री डिलीवरी फॉर 5 किलोमीटर विद इन अ 5 किलोमीटर रेडियस। तो वो बेसिक प्राइस पॉइंट प्राइसिंग का ही एक मेथड होता है। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा फ्राइट एब्जॉर्प्शन। तो फ्राइट एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग में क्या होता है हमारा कि जैसे कि कंपनी क्या करेगी कि आप लोगों के यहाँ पे मतलब कोई प्राइसेस नहीं चार्ज करेगी आपसे, ठीक है, जो कि कॉस्ट है उसकी सिर्फ वही चार्ज करेगी। तो वो क्या होता है हमारा फ्री होम डिलीवरी का, जैसे हम लोग कई बार देखते हैं, ठीक है, जैसे हमसे कहते हैं ना फ्लिपकार्ट कि भैया फ्री होम डिलीवरी करेंगे, अमेजन कहता है फ्री होम डिलीवरी अप टू प्रोडक्ट 900, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ होता है, आपने देखा होगा बहुत बार जब ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो ये हमारा फ्राइट एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग में आता है। तो आपको ये सब क्लियर हो गया। देखो आपको पता सब कुछ है, कुछ ये नई चीज़ नहीं है, बट यही है कि आपने कभी पढ़ा नहीं तो आपने मतलब इस चीज़ पर कभी ध्यान भी नहीं दिया। बाकी मैंने आपको रियल लाइफ से एकदम एग्जांपल जोड़ जोड़ के बताए, तो अब आप लोग इसको समझ गए होंगे अच्छे से। फिर क्या आता है हमारा प्राइस चेंजेस। तो देखो प्राइस चेंजेस कैसे होते हैं, कोई भी कंपनी है भैया वो चल रही है अपने 10 मतलब मानो साबुन बेच रही है 10 रुपये पर पीस। अब उसका क्या इंक लगती है उसमें कुछ, फिर उसकी कुछ मशीन्स के ऊपर टैगिंग वगैरह होती है ना, तो उसमें उसको डेली सेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो क्या चाहती है, कंपनी ये चाहती है कि भैया मेरा जितना ही प्राइस है उसी पे प्रोडक्ट जाता रहे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब वो तो यही चाहेगी ना, कोई भी कंपनी होगी कि उसको बार बार चेंजेस नहीं करने पड़े अपनी मशीन में, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ, हालांकि उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट जरूर लगती होगी, तो वो यही चाहती होगी कि जितना मेरा प्रोडक्ट जा रहा है इसी में जाता रहे। लेकिन क्या होता है कि ऐसा मार्केट में होता नहीं है। अब ऐसा क्या होता है, अब देखो 2 चीज़ें होती हैं इसमें, एक तो होता है कि इनिशियल प्राइस चेंज और एक होता है रिस्पॉन्डिंग टू द
प्राइस चेंजेस बाय द कस्टमर्स। तो जब इनिशिएट प्राइस चेंज करेगी कंपनी, मतलब 10-20 कंपनीज हैं आपकी मार्केट में, ठीक है, मानो इसने क्या किया, इसने अपने प्राइस को कट कर दिया, मतलब जो 10 रुपये का साबुन था वो अभी 8 रुपये में बेच रहा है। तो अब इसके कॉम्पिटिटर्स जो हैं इनके में खलबली मच जाएगी, ये कहेंगे यार कि ये क्या हो गया, इसने तो 8 रुपये कर दिया और हमारे सारे कस्टमर्स यहाँ पे भाग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सारे कस्टमर्स लॉयल नहीं होते ना, कुछ तो भैया ऐसे भी होते हैं जो प्राइस चेंज की तरफ भागते हैं, और कस्टमर को ऐसा ही होना चाहिए कि जहाँ कहीं भी प्राइस हो, क्वांटिटी क्वालिटी हो, उसके हिसाब से ही एडजस्ट अपने प्रोडक्ट को करना चाहिए। तो अब जैसे इनमें खलबली मच गई, ठीक है, तो अब आप इसमें क्या कर रहे हो, इनिशिएट कर रहे हो किसका, प्राइस चेंज का। तो जब आपने इनिशिएट किया प्राइस चेंजेस का, अब आपने क्या किया, प्राइस को डिक्रीज कर दिया। तब आपके जो कस्टमर्स हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, वो क्या करेंगे, वो भी आपकी तरफ भागने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उनके कस्टमर्स को कहीं ना कहीं काट दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझाइए। सबसे पहले क्या होगा, प्राइस कट, और इसके बाद में क्या होता है कि आप प्राइस को इंक्रीज करोगे। मैं इसको बहुत अच्छे एग्जांपल दूंगा आपको, प्राइस इंक्रीज को किस तरीके से आपके पीछे पीछे कंपनीज भागती हुई आएंगी। आपने क्या किया, आप 40 रुपये का अमूल का दूध बेच रहे थे, ठीक है, आपने उसको कितने का कर दिया, 42 का कर दिया। अगले ही 2 दिन में जो मदर डेयरी है वो क्या करेगी, अपने प्राइस को 42 कर देगी। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, आपने प्राइस चेंज कर दिया। लेकिन मदर डेयरी क्यों करेगी, मदर डेयरी ये क्यों नहीं सोची कि भैया मैं सस्ते में प्रोडक्ट बेच दूँ। देखो इसके पीछे एक सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी कंपनी से चलती है ना, कि अमूल ने 42 रुपये कर दिया, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि अमूल आज ही 42 रुपये कर रहा है, कल उसको 40 रुपये फिर से कर देगा, नहीं भैया, अब इसने 42 रुपये कर दिया, अभी ज़िंदगी भर 42 ही रहेगा, ये काटेगा नहीं अपना प्राइस, ठीक है। तो जब ये कट नहीं करेगा तो ये लॉन्ग रन में इतना प्रॉफिट कमा लेगा सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये बढ़ाने से, कि मदर डेयरी से बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएगा। और जब मदर डेयरी पीछे रह जाएगा तो इससे क्या होगा कि मदर डेयरी मतलब अपना एडवर्टीजमेंट नहीं कर पाएगा, प्रमोशन इतने अच्छे से नहीं कर पाएगा, अपनी क्वालिटी नहीं दे पाएगा, रिसर्च डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। तो फिर मदर डेयरी भी इसके पीछे जब भागते हो क्या करेगा, 42 कर देगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा प्राइस इंक्रीज में होगा। फिर वो क्या होता है, रिस्पॉन्डिंग टू प्राइस चेंजेस बाय कॉम्पिटिटर्स। जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप प्राइस कट्स करो तो आपके पीछे पीछे आपके कॉम्पिटिटर्स भागते हुए आएंगे। तो आप वही कॉम्पिटिटर अगर हो, तो अगर आपके कॉम्पिटिटर ने प्राइस को कम कर दिया तो आप भी क्या करोगे, प्राइस को कम कर दोगे कहीं ना कहीं। और अगर आपका कॉम्पिटिटर प्राइस बढ़ा रहा है तो आप भी कहीं ना कहीं उसका प्राइस क्या करोगे, इंक्रीज कर दोगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको। चलो आगे चले अपने। अब आता है प्राइसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। किसी भी प्राइस की न्यू प्रोडक्ट हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो देखो किसी भी प्राइस के ना डिफाइन करने के 2 ही तरीके होते हैं, और इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं, मैं बताऊं तो आपको। ये सब तो मतलब सेकेंडरी चीज़ें हैं कि हम लोग प्राइस को कम कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे। कोई भी कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट को लेके आती है मार्केट में, तो या तो प्राइस स्कीमिंग करती है या फिर प्राइस पेनिट्रेशन करती है। प्राइस स्कीमिंग का मतलब क्या है, स्कीमिंग का मतलब क्या होता है, देखो इसमें स्कीमिंग का मतलब होता है कि आप मलाई निकाल के खा लो पहले, ठीक है, मलाई निकाल के खा लो। और पेनिट्रेशन का क्या मतलब है कि आप सस्ता मद्दा सा प्रोडक्ट मार्केट में क्या करो, बेच दो। अब इतना इजी तरीके में मैंने समझा दिया आपको, अब तो इसमें कुछ भी हार्ड है नहीं। देखो अब इसकी डेफिनेशन एक बार देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा। अ प्राइसिंग अप्रोच इन विच द प्रोड्यूसर सेट्स अ हाई इंट्रोडक्टरी प्राइस to attract buyers with a strong desire for the product and the resource to buy it, and then gradually reduces the price to attract the next and subsequent layers of the market. एग्जाम्पल तो बहुत अच्छा इसका। एप्पल का आईफोन आता है, जब जैसे न्यू एप्पल का आईफोन लॉन्च होता है उसका प्राइस 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक पहुंच जाता है, लोग भाग भाग के खरीदने लग जाते हैं। वो क्या होता है, प्राइस मार्केट स्कीमिंग होता है। फिर वही जो एप्पल का जो फ़ोन होता है, एक लगभग 6 महीने बाद वही प्राइस जो 1.5 लाख पहुंचा होता है वो 1 लाख पे आ जाता है, या फिर 90,000 80,000 पे वाला फ़ोन बिकने लग जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करती है ना कंपनी, आपके स्टार्टिंग में 6 महीने तक इतना ज़्यादा हाई प्रॉफिट उसमें से निकाल लेती है कि आपको मतलब समझ में नहीं आता। आप सोचते कि यार इतना हाई प्रोडक्ट बेच रही, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा हो। भैया कुछ अच्छा नहीं है यार उसमें, वही फ़ोन है जो आपका नॉर्मल फ़ोन है, ठीक है। हो सकता है कि आपको अट्रैक्ट लगे, आपको अच्छा लगे, लेकिन वो उसमें कुछ भी मतलब ऐसा फीचर नहीं होता। बस कंपनी क्या करती है, उसको पेनिट्रेट करने के लिए, मतलब इस प्राइस स्कीम करने के लिए स्टार्टिंग में आपके प्राइसेस को क्या कर देती है, हाई कर देती है, सो दैट वो हाई प्रॉफिट निकाल सके स्टार्टिंग में। फिर आता है हमारा प्राइस मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। जिस तरीके से आप देखो जियो जब लॉन्च हुआ था, फ्री में सिम ले लो, फ्री में सिम ले लो, 1 साल बात करो, 2 साल बात करो। लेकिन उसके बाद से ही क्या किया कंपनी ने, जैसे ही अपना मार्केट बेस बनाया, मतलब उसने लगभग 50% ऑफ द टेलीकॉम सेक्टर में अपना कब्जा कर लिया। उसने प्राइसेस को इतना हाई करना स्टार्ट कर दिया कि लोग आज रोते हैं यार कि हमने जियो की सिम क्यों खरीदी।
हम तो इतना कभी रिचार्ज नहीं करवाते थे, 500 रुपये का रिचार्ज ही नहीं करवाते थे कभी, ठीक है, लेकिन अब करवाना पड़ रहा है। क्यों? अब कंपनी ने क्या किया, अपने पेनिट्रेशन कर लिया, ठीक है। भाई चाल है यार कंपनी की, आप फंस गए उसमें तो फंस गए, ठीक है। आपने मतलब उस टाइम पे आपने वोडाफोन की सिम निकाल के फेंक दी, आइडिया की सिम निकाल के फेंक दी कि वो लोग रोड पे आ गए, और आपने क्या किया, आपने इसकी सिम खरीद ली जियो की, जियो इतना मालामाल हो गया, और आज भी मतलब वो इतना हाई प्राइस करता जा रहा है और बढ़ाता ही जाता है, हर साल बढ़ा देता है कुछ ना कुछ प्राइस में जरूरी अपने प्लान्स में। तो ये चीज़ समझ में आपको प्राइस स्कीमिंग क्या होती है और प्राइस पेनिट्रेशन क्या होता है, ठीक है। चलो, बहुत ज़्यादा इजी सी क्लास थी, कुछ था इसमें हार्ड कुछ भी नहीं था, और मैं तो कहता हूँ मतलब इससे इजी कुछ हो भी नहीं सकता। तो आप, आई होप आपको आज की क्लास में सब कुछ समझ में आया होगा, कुछ भी मतलब हार्ड नहीं था यार, मैं तो कहूँगा जहाँ तक बहुत ज़्यादा इजी सा था, बस सब कुछ आपको पता था, बस मैंने आपको एक बता दिया कि हाँ आपको ये चीज़ पता है और इसका ये चीज़ नाम है, ठीक है। चलो, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, और बताइए किस तरीके से हम कॉमर्स एक्सेस एक फ्री बैच आप लोगों को दे रहे हैं, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, कस्टमर रिलेशन, कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड आपका हिस्ट्री ऑफ रेलवे, जो कि हम कंप्लीट अपना कर चुके हैं। आधे से ज़्यादा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, बस अब आपका कितना लगभग 20% टॉपिक रह गया। ओके, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यार, बिना सब्सक्राइब करे वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और गुनाह भी कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं कैसे भी जैसे भी आप लोगों को नई वीडियो डालता हूँ तो आप लोग उधर नोटिफिकेशन वगैरह पहुँचती रहे। ओके, चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ में कल। ओके, थैंक यू सो मच।